हाँ, कल हमने घर की याद इस कविता को आधे से ज़्यादा पूरा कर लिया था। आज उसी कविता का कुछ, कविता बहुत बड़ी है, उस कविता का कुछ अंश आज हम पूरा कर लेते हैं। हाँ, आज सातवां पद है ये। किस तरह से लेखक के घर में चार भाई, चार बहनें, माता पिता, ऐसा 10 लोगों का पूरा घर का परिवार था। बहनें भी आ गई थी और इन्होंने किस तरह से, लेकिन सभी घर में चार बहनें, चार भाई घर में होने के बावजूद भी केवल पांचवा जो है, पांचवा जो भवानी है, वह किस तरह से अपने देश के खातिर जेल में चला गया है और अपना एक उत्तरदायित्व समझ में, अपना एक कर्तव्य समझ कर, ताकि कभी गांधी विचारधारा से प्रभावित थे और प्रभावित होने के कारण वही चाहते थे कि सही में मैं भी अपने देश सेवा करूं और अपना कुछ योगदान देश की आज़ादी के लिए दे दूं। अभी इस तरह से भाव, जब सही में अभी जो पांचवा लड़का है भवानी है, वह जेल के अंदर कैद है और इसी वजह से वो अपने आप को किस तरह कोसता है। तो पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पे सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार से बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा या अभागा। अभी कभी कभी अपने आप को अभागा क्यों मानता है? ताकि इस तरह से मैं सोने पे सुहागा, ताकि सबसे घर जो चार उसके भाई थे, चार बेटे थे पिताजी के, वह भी सोने के समान थे, लेकिन ये सोने पे सुहागा था, यानी सबसे होनहार था। सबसे होनहार कहेंगे, ये देश प्रेम से ओतप्रोत था और एक जिम्मेदार था, जिम्मेदारी को समझने वाला था। उनका पांचवा बेटा था और अपने आप को अभागा भागीन समझता वो। मैं हूँ पांचवा, मैं हूँ अभागा, जिन्हें सोने पर सुहागा। भले ही जिसे पिताजी सोने पे सुहागा कहते थे, वो तो होनहार लड़का कहते थे, मैं किस तरह से अपने आप को अभागा मान रहा हूँ, अपने परिवार के साथ नहीं हूँ। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में कहते रहे, पिताजी हर बार कहते थे कि ये मेरा लड़का, जो पांचवा लड़का, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही होनहार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ईमानदार है और देश के प्रति बिल्कुल क्या है, सजग है, अपना कुछ देना है करके, मुझे कुछ देना है, वो देने के भाव उसके अंदर थे। और अपना जो उत्तरदायित्व है, अपना कर्तव्य, देश के प्रति जो अपना कर्तव्य होता है, वह कर्तव्य के निभाने वाला उनका पांचवा लड़का था। सोने पे सुहागा था, यानी बहुत होनहार लड़का था, अच्छा था, सब समझदार था वो। इन्हीं वजह से पिताजी हर बार कहते थे कि सोने पे सुहागा, जैसे सुहागा के द्वारा सोना सुंदर निखर कर आता है, निखर कर आता है, शुद्ध रूप से दिखाई देता है, चमक दिखाई देती है। वही चमक का तात्पर्य उसके कर्तव्य कहेंगे, गुण कहेंगे, उनके भाव कहेंगे, देश के प्रति समर्पण की भावना कहेंगे। जो सुख के, अगर आप सबको मालूम है, उस समय घर में सुख मिलता है, जेल में तो दुख मिलता है, यातना दी जाती है, पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है, बहुत सारे जेल में काम भी करने पड़ते हैं और इन वजह से सबको झेलना इतना आसान नहीं था, जेल की यातना सहना इतना आसान नहीं था। और इन्हीं वजह से खुद पिताजी क्या कहते, पिताजी ने, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे, हर बार प्यार में बनाने हमारी हमेशा याद करता है। यानी ये विशेष तौर पर जो उस घर की स्मृति आती है, पिताजी के बारे में कभी के मन में जो भाव उठते हैं, जो विचारधारा उठती है, उस विचारधारा को यह व्यक्त करने की कोशिश है। प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे हैं, सुंदर बेटे, वो भी सोने के समान बेटे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, उनके तो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, कहीं वही सबसे, ताकि इन्हें सोने पे सुहागा कहा गया। बाकी जो चार बेटे भी हैं वो उनके हेटे लगे हैं, थोड़े कमजोर लगे हैं, उतने नासमझ लगे हैं, लेकिन जो भवानी है वह सब बहुत समझदार है, देश के प्रति देश के प्रति कुछ देने की भावना उसके अंदर है और इन्हीं वजह से वह जेल में भी देश की खातिर जेल में चला गया है। परिवार की परवाह नहीं की, सबसे ज़्यादा मान उन्हें देश के लिए दिया है, परिवार को गौण स्थान दिया गया। इन्हीं वजह से उनके स्वर्ण बेटे लगे उन्हें हेटे, यानी गौण लगने लगे, कमजोर लगने लगे। गौण है थोड़े से कमजोर, ना के बराबर उन्हें लगे होंगे हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा या भागा, मैं उनको सुहागा हूँ, सोने के समान हूँ, चमकदार हूँ, कर्तव्यहीन हूँ, कर्तव्य परायण हूँ मैं। और ये बातें नहीं, बंधा बैठा अभागा, मैं किस तरह से अभागा हूँ, बदनसीब हूँ या बंधा बैठा हूँ। इसी के थोड़े से अगर शब्द है, उन शब्दों को भी एक बार देख लेते। अभागा गगन भाग्यहीन, स्वर्ण यानी सोना, उस पंक्ति की विशेषता भी अंकित की गई है। कवि के मनोभाव का सुंदर शब्द चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सोने पे सुहागा मुहावरे का प्रयोग किया गया है, शांत रस का परिपाक हुआ है, प्रसाद गुण युक्त स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, छंदबद्धता है, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, छंदबद्धता कहा गया है, सहज सरल खड़ी बोली भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इसी पद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यावश्यक माने जाते हैं। पहला प्रश्न है, कवि के पिता अपने चारों पुत्रों को क्या मानते थे? दूसरा प्रश्न है,
कवि कारावास में होने के कारण स्वयं को क्या कहता है? तीसरा प्रश्न, कवि ने सुहागा शब्द किसके लिए प्रयोग में किया है? चौथा प्रश्न, किसकी श्रुतियाँ कवि को आहत करती है? पांचवा प्रश्न, कवि के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाई आगे का जो पद्यांश, आठवां पद्यांश है, पदबद्ध है, उनको देख लेते। और माँ ने कहाऊँगा, दूध कितना बहाऊँगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है तो ठीक है, ये तुम्हारी लीकी है। अभी माँ भी जब पिताजी का दर्द समझकर, पिताजी के चेहरे का हावभाव समझकर माँ खुद पिताजी के पास जाकर समाज शैली में कहती है, दोनों में संवाद हो रहा है। ऐसी स्मृति, ऐसे भाव कवि के मन में उभर कर है। और माँ ने कहाऊँगा, दुख कितना बहाऊँगा, माँ भी पिताजी को समझा रहे, कितना दुख बहा रहे हो आप लोग, आँख में किस लिए पानी है, क्यों बच्चों को याद करके आप रो रहे हैं, वह अच्छा है भवानी, वह भी अच्छा होगा भवानी। भवानी को याद करते हुए किस तरह से उदास मन से लेखक के पिताजी बैठे हुए हैं, माँ उनके पास आती है और कहती है, कितना दुख सहन कर रहे हो, आँख में क्यों पानी आ रहे हो, बार बार भवानी की याद करके क्यों रो रहे हो, वह अच्छा होगा भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है तो ठीक है, ये तुम्हारी लीक है। वो तो आपका मन समझकर, आपकी भावनाओं को समझकर तो गया है, ये तुम्हारा मन समझकर गया है, ताकि देश का अपना मन समझकर गया है वो, ये गया है तो ठीक है। ये तो लेकिन परंपरा, जो पिताजी की जो परंपरा थी, देश की खातिर कुर्बानी देना है, देश के खातिर त्याग देना है, देश के प्रति समर्पण की भावना हो, देश प्रेम हो, देशभक्ति हो, तो देश प्रेम कहेंगे, देशभक्ति कहेंगे, देश के प्रति समर्पण की भावना कहेंगे, ये समझकर ही तो गया है वो, ये समझकर वो गया है, ये तुम्हारी लीक है यानी ये तुम्हारी परंपरा है, तुम्हारी परंपरा का निर्वाह वो कर रहा है, और इसी वजह से भवानी ठीक है, इस तरह आप दुखी ना हो। अब उसके शब्द देख लेते हैं। पानी यानी असुर है, लीक यानी परंपरा है। उसकी विशेषता देखेंगे, पदबद्ध की विशेषता देखेंगे। कवि की स्मृति में माता और पिता के बीच होने वाले संवाद को उभारा गया है। तीसरा, समाज शैली का प्रयोग किया गया है। शांत रस का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। शब्द योजना सरल और स्वाभाविक है। खड़ी बोली भाव स्पष्ट करने में सहायक हुई है। अभी उसके आधार पर, पदबद्ध के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक माने जाते हैं। पिता के विचलित होने पर किसने उन्हें ढाढ़स बंधाया? दूसरा प्रश्न, माँ ने नेत्र का जेल में आने का क्या कारण बताया है? तीसरा प्रश्न है, कवि ने किसे अपनापन समझकर कारावास चुना है? चौथा प्रश्न है, कवि ने अपनी परंपरा को कायम रखा है। पांचवा प्रश्न, कवि ने किस परंपरा को टूटने नहीं दिया है? छठा प्रश्न, अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। अभी नवा पद देख लेते हैं। पाँव को पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता, इस तरह से हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं कहाँ रोता हूँ, धीर में कहाँ खोता हूँ। अभी जैसे पिताजी को समझा रहे हैं, तो उसी तरह से माँ को पिताजी क्या समझे? पाँव को पीछे हटाता, अगर पिताजी में संवाद हो रहा है, पाँव को पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता, अगर वो सही में इस पर देशभक्ति आपकी परंपरा को अगर नहीं स्वीकार करता, नहीं अपनाता और जेल में नहीं जाता, तो शायद क्या होता था, मेरी कोक धन्य नहीं होती थी। जिस कोक से मैंने अपने बेटों को जन्म दिया है, वो देश के लिए अपना जो योगदान दे रहा है, वो योगदान से मेरी कोक है और सम्मान से भर गई है। लज्जित नहीं हुए तो सम्मान हुआ है, आपको भी सम्मान मिला है और मुझे भी। देखो देश के खातिर किस तरह से उनके जवान लड़का है, अपने परिवार को छोड़कर यातना भुगतने के लिए जेल में चला गया। नहीं वैसे पाँव को पीछे हटाता, अगर वो जेल नहीं चला जाता, आंदोलन में भाग नहीं लेता, जेल की सजा नहीं लेता, तो शायद मुझे आपको भी अपमानित होना पड़ता था और मुझे भी अपमानित होता। आज मुझे लज्जित नहीं हो रहा, मुझे लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन सम्मान का अनुभव जरूर हो रहा है। तो कोक को मेरी लजाता, इस तरह से हो ना कच्चे ने कम, इस तरह से वहाँ किसी पिताजी को समझा, क्यों बार बार रो रहे हो, इस तरह कच्चे मत हो, कमजोर मत हो, इस तरह से हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। घर में और 4 बच्चे, अगर आप भी रोने लगे तो उस बच्चे को कौन धीरज देगा? वह भी आपका रोना देकर वह भी रोने लगे। पिताजी ने कहाऊँगा, हाय कितना सहाऊँगा, मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता, मैं कहाँ रो, माँ को समझा रहे, मैं कहाँ रो रहा हूँ, अपना धीर गंभीर स्वभाव है, उसको कहाँ खो रहा हूँ मैं। उसके बाद थोड़ी प्रश्न शब्द देख लेते पहले। बच्चा ने, कच्चा यानी धीरज है, धीरज छोड़ना, धीर यानी धीरज। कवि के हृदय में उसका विशेषता कहेंगे। कवि के हृदय में उभरा माता पिता का स्मृति चित्र का सजु वर्णन। समाज शैली। तीसरा, पिता द्वारा माँ के अश्रु छुपाना पुरुष वृत्ति का परिचय देता है। पा हटाना, कोक लजाना, मुहारे का प्रयोग हुआ है। शांत रस का परिपाक हुआ है। प्रसाद
गुण से युक्त स्वाभाविक भाषा शैली का भी प्रयोग हुआ है, छंदबद्धता है, सहज खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है। उस आधार पर तो प्रश्न देख लेते हैं। कवि के हृदय में बार बार किसका चित्र उभर आता है। दूसरा प्रश्न है, माँ की कोख कवि की किस कार्य से लज्जित हो जाती है। माँ द्वारा प्रश्न पूछने पर पिता ने क्या उत्तर दिया। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत अवतरण में किसके साथ किसके मध्य संवाद चल रहा है। पांचवा, अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। अभी हम जो आगे का जो 10वां पद है हम कल उसको देख लेते हैं और 4 पद बचे हैं। धन्यवाद।